हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है सिकल सेल अनीमिया। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है अनीमिया। अनीमिया का मतलब क्या होता है? तो ये आप लोगों को मालूम होगा कि अगर किसी ह्यूमन में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो जो कंडीशन होता है उसको अनीमिया कहते हैं। और ऐसे कंडीशन में चूंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो चुकी होती है तो ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो ब्लड की कम हो जाती है और इसलिए हमारे टिश्यूज को कम ऑक्सीजन मिल पाता है। और चूंकि टिश्यूज को कम ऑक्सीजन मिल पाता है, इस कंडीशन को हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। क्लियर है? सिक्कल सेल यहाँ पे एक दूसरा वर्ड है, उसका क्या मतलब है? सिक्कल सेल वर्ड का मतलब है कि हमें मालूम है कि हमारा आरबीसी जो होता है वो बाइकॉनकेव होता है। ह्यूमन का आरबीसी जो होता है वो बाइकॉनकेव होता है ना। लेकिन हीमोग्लोबिन में कुछ दिक्कत होने की वजह से हमारे आरबीसी का शेप जो होता है वो इलोंगेटेड सिक्कल शेप का हो जाता है, जिस वजह से आरबीसी को इमैच्योर माना जाता है। और ऐसे कंडीशन में वैसे आरबीसी को जो सिक्कल शेप का हो चुका है उसको स्प्लिन नाम का एक लिम्फॉइड ऑर्गन जो हमारे पास होता है वो फिल्टर करता है और उसको हिपैटिक पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर में भेज देता है। लीवर क्या करता है? उसको क्रश करता है, डिग्रेड मतलब डिस्ट्रॉय करता है, एंड देन बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन नाम का बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन कर देता है। और ये बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो बाइल जूस के माध्यम से लीवर भेज देता है कहाँ पे? ड्यूडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तो पूरा एक किस्मत रहा आरबीसी का, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये सामने आ रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या परेशानी हुई कि जो आरबीसी का शेप है वो होना बाइकॉनकेव चाहिए था, लेकिन हो कैसा गया? तो सिक्कल शेप्ड हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलिए, इसी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीमोग्लोबिन। सभी लोगों को जैसा मालूम होगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रकार का कैसा है? प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसको हम लोग कहेंगे पिगमेंटेड प्रोटीन होता है। एक ऐसा प्रोटीन जिसमें कौन एसोसिएटेड होता है? पिगमेंट एसोसिएटेड होता है। पिगमेंट यहाँ पे कौन है? तो पिगमेंट जो है वो हीम है। हीम जो है वो एक पिगमेंट होता है जो पोर्फायरिन रिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो कौन है? ग्लोबिन है। जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। वन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एचबी लिखते हैं। वन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कैरी करता है कौन? वन हीमोग्लोबिन, है ना। अब पूछोगे सर पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक अमीनो एसिड है और वो अकेला है, किसी दूसरे अमीनो एसिड के साथ नहीं जुड़ा है, तब तो वैसे केस में आप उसको अमीनो एसिड कहेंगे। लेकिन जब वन अमीनो एसिड और वन अमीनो एसिड ये दोनों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना के जुड़ चुका है, तब तो आप उसको टू अमीनो एसिड नहीं कह पाइएगा, तो आप उसको कहेंगे डाइपेप्टाइड। मतलब दो अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से आपस में अटैच होता है तो फॉर्म्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? डाइपेप्टाइड। अगर 3 अमीनो एसिड जुड़ गए तो ट्राइपेप्टाइड, अगर 4 अमीनो एसिड जुड़ गए तो टेट्रापेप्टाइड। तो ऐसे करके आप नाम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही अगर 20 अमीनो एसिड तक आपस में जुड़े होते हैं ना, तो उस छोटे से चेन को हम लोग कहते हैं ऑलिगोपेप्टाइड। लेकिन अगर 20 से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ के चेन बनाते हैं तो वैसे चेन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। मतलब इसमें अमीनो एसिड्स की संख्या जो होती है वो 20 से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर है? और एक हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। देखिए, हमारे लाइफ के अलग अलग समयों पे, स्टेज पे, जैसे इम्ब्रियोनिक स्टेज हो गया, इम्ब्रियोनिक में भी अर्ली इम्ब्रियोनिक स्टेज हो गया, इम्ब्रियोनिक स्टेज हो गया, और फिर जन्म लेने के बाद का स्टेज हो गया। अलग अलग स्टेजेस पे जो पॉलीपेप्टाइड होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का पॉलीपेप्टाइड होता है।
लेकिन अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है उस टॉपिक के लिए हम सिर्फ उस पॉलीपेप्टाइड का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो पॉलीपेप्टाइड कॉमनली मैक्सिमम से मैक्सिमम एडल्ट्स में पाया जाता है ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एडल्ट्स कहने का मतलब 98% ऑफ टोटल एडल्ट जो हैं, अप्रॉक्स बोल रहे हैं, 98% ऑफ टोटल एडल्ट जो होते हैं उनके अंदर जो 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं। इसमें 2 जो होता है वो अल्फा चेन होता है, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड होता है, और 2 जो होता है वो बीटा पॉलीपेप्टाइड होता है, बीटा चेन होता है। और ये कितनों में होता है तो इसके बारे में अगर आप बात करें तो ये बोल सकते हैं इन 98% एडल्ट्स। तो लगभग 98% एडल्ट्स के अंदर ये 2 अल्फा चेन, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन होता है। बच्चों जब 2 अल्फा चेन को स्टडी किया गया ना तो 1 अल्फा चेन में पाया गया, मतलब प्रत्येक एवरी अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होता है। तो हम कह सकते हैं ईच अल्फा चेन, 1 अल्फा चेन कंसिस्ट ऑफ कितना अमीनो एसिड, 141 अमीनो एसिड, 141 अमीनो एसिड का चेन होता है। उसी प्रकार से बच्चों जब बीटा पॉलीपेप्टाइड को स्टडी किया गया ना तो ये 146 अमीनो एसिड का होता है, कंटेन्स 146 अमीनो एसिड इन ईच बीटा चेन। प्रत्येक बीटा चेन में कितना अमीनो एसिड होगा, 146 अमीनो एसिड होगा, और प्रत्येक अल्फा चेन में कितना अमीनो एसिड होगा, 141 अमीनो एसिड होगा। अब चूंकि आप लोग जेनेटिक्स थोड़ा मोड़ा पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि जो प्रोटीन्स होता है वो अपने आप तो बनता नहीं है या कहीं से उड़ के तो नहीं आ जाता है, उसको हमारे इस बॉडी में बनाना पड़ता है। अच्छा, प्रोटीन जो है वो ट्रांसलेशन नाम का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू वो बनता है ना। तो ट्रांसलेशन में mRNA जो होता है वो ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है, और जो mRNA होता है मैसेंजर RNA, वो ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से जीन से डेवलप हुआ होता है। तो अब मुद्दा ये है कि अगर मेरे पास कोई प्रोटीन है इसका मतलब उसको बनाने वाला मेरे पास जीन भी है ना। तो अगर कोई प्रोटीन मेरे पास है जो कि अल्फा और बीटा चेन मेरे पास है तो उसको बनाने वाला मेरे पास जीन भी होगा। तो अब क्वेश्चन हेयर कम्स कि ये जीन कहाँ है। ये तो मुझे मालूम है कि जीन क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है, लेकिन क्रोमोसोम तो हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं, तो क्या सभी 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम पे इनके जीन्स पाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर कहां पाए जाएंगे? तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो अल्फा चेन को बनाने वाला जीन होता है ना वो लोकेटेड होता है हमारे 16th क्रोमोसोम पे, और जो बीटा चेन को बनाने वाला जीन होता है वो लोकेटेड होता है 11th क्रोमोसोम पे। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, जीन ऑन 11th क्रोमोसोम, जीन ऑन 11th क्रोमोसोम, और यहां पे बोला जा सकता है जीन ऑन 16th क्रोमोसोम। तो इसको बनाने वाला जीन जो है वो कौन से क्रोमोसोम पे है, 16th क्रोमोसोम पे है। तो सिंपल लॉजिक है, अगर मान लीजिए भविष्य में या कभी ऐसा हुआ कि इस जीन में कोई दिक्कत हुआ है ना, इस जीन में अगर कोई दिक्कत होगा तो ऑब्वियस सी बात है बीटा चेन जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाएगा, और अगर इस जीन में कोई दिक्कत हुआ तो अल्फा चेन जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाएगा। क्लियर है? तो अब माहौल बन चुका है, अब हम लोग टॉपिक की तरफ वापस लौटते हैं, और हमारा टॉपिक चूंकि ये है तो हम इसी पे स्टिक रहते हुए बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बीटा चेन से, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो बीटा चेन में होने वाली दिक्कतों की वजह से होता है। क्लियर है? तो चलिए अल्फा चेन को आप इग्नोर करते हैं और बीटा चेन पे फोकस करते हैं। कितना अमीनो एसिड का होता है, 146 अमीनो एसिड। तो पहला अमीनो एसिड भी होता होगा, दूसरा भी होता होगा, तीसरा भी होता होगा, तो छठा भी होता होगा, है ना। तो बीटा चेन का जो 6th अमीनो एसिड होता है ना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, 6th अमीनो एसिड जो होता है उस 6th पोजीशन पे एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। बिल्कुल सही सुना आपने,
कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है? ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड पाया जाता है। कौन से पोजीशन पे? 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन पे। लेकिन जीन में कुछ गड़बड़ी की वजह से उस गड़बड़ी को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। वो जो गड़बड़ी हुई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो जीन में म्यूटेशन की वजह से, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन एराइज होगा कि बीटा चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ गया, तो कॉमन सेंस है जीन में दिक्कत हुआ होगा। तो बताइए किस क्रोमोसोम पे दिक्कत हुआ होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगा? तो कॉमन सेंस है बीटा चेन को बनाने वाला जीन कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है बच्चों? तो ऑब्वियस सी बात है 11th क्रोमोसोम। एंड यू ऑल नो कि 11th क्रोमोसोम इज अ ऑटोसोम। हमारे पास जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 22 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो लास्ट 1 पेयर होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जो लड़कियों में एक्स एंड एक्स होता है, दोनों एक्स क्रोमोसोम होता है, और लड़कों में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये चीजें ध्यान में आ रही होंगी। क्लियर है? तो 11th क्रोमोसोम इज अ पार्ट ऑफ ऑटोसोम। तो यहां से क्लियर हुआ कि सिकल सेल अनेमिया कैसा बीमारी है? सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारी है या ऑटोसोम से रिलेटेड बीमारी है? तो कॉमन सेंस है ऑटोसोम से रिलेटेड बीमारी है। तो हम बोल सकते हैं रिलेटेड विथ ऑटोसोम। और ऑटोसोम में भी कौन सा क्रोमोसोम बच्चों? 11th क्रोमोसोम। 11th क्रोमोसोम से रिलेटेड है। और यहां पे क्या दिक्कत होता है? तो दिक्कत ये होता है कि म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन occurs at gene on 11th chromosome which codes for beta chain of हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन के कौन से चेन के लिए कोड करता है? बीटा चेन के लिए। तो उस पे क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। अब सवाल उठता है भाई कैसा म्यूटेशन हो गया, है ना? म्यूटेशन कैसा हो गया? क्लियर है? तो चलिए अब समझते हैं जरा म्यूटेशन कैसा हो गया। कहां हो गया ये तो समझ में आ गया, लेकिन कैसा हो गया वो जरा हम लोग फोकस करते हैं। तो अभी हम जस्ट क्या बता रहे थे? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्मली हमारे बीटा चेन पे कौन होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है 6th पोजीशन पे, और वहां पे कौन आ जाता है? वैलिन आ जाता है। तो देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि जो डीएनए होता है वो ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, और एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। हालांकि यूकैरियोट में डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनता है, पहले एचएनआरएनए बनता है, और फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है जिसमें कैपिंग होता है, टेलिंग होता है, स्प्लाइसिंग होता है, इंट्रॉन्स को हटाया जाता है, एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है, और तब जो बन के तैयार होता है उसको एमआरएनए कहते हैं। तो वो हमारे अभी इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें वो आपको समझाया जाएगा। अभी हम लोग टॉपिक पे रहते हैं। तो ये आपको मालूम है कि डीएनए ट्रांसक्राइब करके क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। अभी मान लो एमआरएनए बनाता है, प्रोसेसिंग के बाद बनाएगा, लेकिन अभी मान लो कि वो क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है। ध्यान दीजिएगा, एमआरएनए के सीक्वेंस को देखना है। एमआरएनए का जो सीक्वेंस होता है उसको कोडोन कहा जाता है। 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को 1 कोडोन कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए, अगर जो कोडोन ऑन एमआरएनए, कोडोन ऑन एमआरएनए जो है वो कैसा होगा? GUG होगा, है ना? अगर जो कोडोन होगा GUG होगा, या फिर यहां पे अगर हम लोग बात करें तो और कौन सा हो सकता है? तो ये कोड करता है, पहले इसका नाम हम लिख दें, तो GUG जो होगा वो कोड करता है कौन से अमीनो एसिड के लिए? वैलिन के लिए। तो अगर जो कोडोन होगा GUG तो किसके लिए कोड करेगा? वैलिन के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकदम मिलता जुलता दिखा रहे हैं। अगर जो कोडोन होगा GAG तो ये कोड करेगा ग्लूटामिक एसिड के लिए। ये कहां कोड कर रहा है? ग्लूटामिक एसिड के लिए। मतलब बहुत बेसिक सा फर्क यहां दिख रहा है। यहां सेकेंड पोजीशन पे कौन है? U,
और इस U की जगह पे यहाँ पे कौन आ गया है, A आ गया है। तो कॉमन सेंस है, ये खेल mRNA पे डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं आप, DNA पे ऐसे दिक्कत हुई होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले से ग्लूटामिक एसिड है, तो ऐसा mRNA बनाने के लिए, ऐसा सीक्वेंस बनाने के लिए जो mRNA पे मौजूद रहे, DNA पे क्या होता होगा, तो DNA पे होता होगा इस प्रकार का सीक्वेंस। G अगर है तो यहाँ पे क्या होता होगा, C होता होगा। अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे T होता होगा, और अगर यहाँ पे G है तो यहाँ पे C होता होगा। ये DNA का सीक्वेंस है। अब ये DNA का सीक्वेंस है, तो DNA तो पैरेलल, DNA जो होता है पैरेलल नहीं, सॉरी एंटी पैरेलल, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो दूसरे स्ट्रैंड पे क्या सीक्वेंस होता होगा, G होता होगा, A होता होगा, और यहाँ पे कौन होता होगा, वापस से G होता होगा। ये सीक्वेंस इस तरीके से मौजूद रहता होगा। तो ये दो स्ट्रैंड यहाँ पे DNA के मौजूद हैं। ये वो स्ट्रैंड होता है जो कोडिंग, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA का फॉर्मेशन करता है। और ये कौन सा स्ट्रैंड होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है। ध्यान से दीजिएगा बच्चों, इसको कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका, ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है। जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो बोलोगे उल्टा नाम नहीं लग रहा है, कोडिंग जो है वो कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बिल्कुल सही बताया जा रहा है। तो खेल क्या है आखिरकार, तो खेल ये है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसका जो सीक्वेंस होता है वो सिमिलर टू द सीक्वेंस ऑफ mRNA होता है। तो चूंकि ये कोड करने वाला सीक्वेंस है और इसी के जैसा सीक्वेंस डीएनए के जिस टेम्पलेट पे, डीएनए के जिस स्ट्रैंड पे पाया जाएगा उसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और जो स्ट्रैंड एक्चुअली में इसको बना रहा है वो इसके जैसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉन कोडिंग कहा जाता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको क्या कहेंगे, नॉन कोडिंग, और जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको क्या करेंगे, कोडिंग कहेंगे। तो बताइए किसका स्ट्रैंड है बच्चों, ये स्ट्रैंड है डीएनए का। ठीक है, तो नॉर्मली जो जीन बीटा चेन का नॉर्मल चेन बनाता है उसमें 6th पोजीशन पे क्या होना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था। लेकिन वहां पे कौन आ गया है, तो वहां पे आ गया है वैलीन। मतलब समझिए खेल कहां है, अगर यहां सी है तो जी है, यहां सी है तो यहां जी होगा, अगर यहां सी है तो जी है, अगर यहां सी है तो यहां जी होगा। लेकिन खेल कौन बिगाड़ रहा है, टी बिगाड़ रहा है। अगर जो यहां टी रहा तब तो कोडोन में यहां ए आएगा, लेकिन अगर गलती से टी की जगह पे हम यहां ए कर दें तो बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, यू होता है। तुम बोलोगे ए का कॉम्प्लीमेंट्री तो टी होना चाहिए, नहीं, आरएनए में जो होता है ना थाइमिन नहीं होता है। तो जब डीएनए में जहां जहां ए होता है, एडेनिन होता है, तो आरएनए में उसके कॉम्प्लीमेंट्री में कौन बनता है, यूरासिल ऐड होता है, यूरासिल यहाँ पे मौजूद होगा। तो अगर हम यहाँ पे टी की जगह पे क्या कर दें, ए कर दें, जैसा करके हम दिखा देते हैं, तो अगर ए कर दें तो बताइए कौन सा सीक्वेंस बनेगा, ये वाला सीक्वेंस बन जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या हुआ होगा, डीएनए के किसी एक न्यूक्लियोटाइड का सब्स्टिट्यूशन हो गया होगा। क्या सब्स्टिट्यूशन हो गया होगा, पहले कौन था यहां बच्चों, टी था, अब कौन है यहां पे, ए है। यानी कि टी इज रिप्लेस्ड बाय, सब्स्टिट्यूटेड बाय, टी को हटा दिए ए को बैठा दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, टी इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ए। और अगर गलती से ऐसा हुआ होगा तो कोडोन तो ऐसा बनना चाहिए था, तब ना ग्लूटामिक एसिड आता। लेकिन कोडोन ऐसा ना बन के कैसा बन गया होगा, ऐसा वाला। और ऐसा वाला जब कोडोन बना होगा तो राइबोसोम पे जब प्रोटीन बन रहा होगा ना, तो ग्लूटामिक एसिड जुड़ने की जगह पे कौन जुड़ गया होगा, वैलिन। तो बताओ छठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड पे वैलिन आ गया कि नहीं आ गया। तो ये माइन्यूट सी गलती होती है, लेकिन याद रखिएगा एक गलती पूरा कहानी बदलने जा रहा है, लेकिन गलती तो हुई है, और गलती बहुत बड़ी गलती हुई है कि एक पॉइंट पे गलती हुई है। तो एक पॉइंट पे हुआ है, तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जहां ओनली वन न्यूक्लियोटाइड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड। और यहां खेल क्या है, टी इज रिप्लेस्ड बाय
ए। क्लियर है? तो ग्लूटामिक एसिड पे जगह पे कौन बन जाएगा? वैलिन बन जाएगा। तो कहानी उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। हाँ, जिनको कोडोन के बारे में थोड़ा आइडिया नहीं होगा, जिनको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में थोड़ा दिक्कत होगा, तो उनके लिए ये दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज करने में ज्यादा परेशानी नहीं आ रही होगी। तो हम यहां बोल सकते हैं कि नाउ ड्यू टू दिस पॉइंट म्यूटेशन ऑन जीन, है ना, ड्यू टू दिस पॉइंट म्यूटेशन ऑन जीन, यहां पे क्या होगा? सिक्स्थ पोजीशन पे, एट सिक्स्थ पोजीशन, एट सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा चेन, सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा चेन कौन रिप्लेस हो गया? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वैलिन, है ना। यहां पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे कौन आ गया? वैलिन आ गया। कौन से पोजीशन पे आ गया? सिक्स्थ पोजीशन पे आ गया। तो बोलोगे इसमें क्या परेशानी है सर? आया तो अमीनो एसिड ही ना। हाँ बिल्कुल अमीनो एसिड आया, लेकिन अब खेल समझिए, ध्यान से समझिएगा। ग्लूटामिक एसिड ना एक एसिडिक अमीनो एसिड होता है ना, और वैलिन जो होता है ना वो एक न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। क्लियर है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो बायोमोलिकुल चैप्टर्स आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मतलब सॉलिड बॉल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब उसको लपेटा जाता है ना, तो कुछ अमीनो एसिड, जैसे मान लो कि एक ऊन को इमेजिन करो, वुल जिससे स्वेटर बनता है, उस ऊन को इमेजिन करो और उसको ऐसे लपेटो। तो जब लपेटोगे और बॉल बना दोगे तो कुछ ऊन का सरफेस तो अंदर की तरफ होगा और कुछ कहां होगा? बाहर की तरफ होगा, आउटर सरफेस पे होगा कि नहीं होगा? वैसे ही जब हीमोग्लोबिन लपेटा जाता है, फोल्ड होता है, तो उस फोल्ड होने के चक्कर में ये जो छठा अमीनो एसिड होता है ना, बीटा चेन का जो छठा अमीनो एसिड होता है, ये सरफेस पे रह जाता है, ये अंदर नहीं फोल्ड होगा, ये हमेशा कहां रह जाएगा? सरफेस पे रह जाएगा। तो पहले सरफेस पे कौन सा अमीनो एसिड रहता था? ग्लूटामिक। अब सरफेस पे वहां पे कौन आ गया? वैलिन। तो सरफेस पे ना हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आने की वजह से सरफेस का हाइड्रोफोबिसिटी, पानी में ना घुलने की कैपेबिलिटी को हाइड्रोफोबिसिटी कहते हैं, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हम बोलेंगे कि ग्लूटामिक एसिड जो होता है, व्हेन हीमोग्लोबिन इज फोल्डेड, when hemoglobin is folded as quaternary structure, तो यहां पे बोला जा सकता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, देन सिक्स्थ अमीनो एसिड ऑफ बीटा चेन एक्वायर्स सरफेस पोजीशन। कौन सा पोजीशन एक्वायर करता है? सरफेस। और जैसे ही हमने बोला कि ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ गया, तो वैलिन भी सरफेस पोजीशन ही एक्वायर करेगा। तो सरफेस पे हाइड्रोफोबिसिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो बताइए, जब हाइड्रोफोबिक हो जाएगा तो क्या ये आरबीसी के साइटोप्लाज्म में फ्लूइड मीडियम में घुल पाएगा? सॉल्यूबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेगा? ऊपर चेन के फॉर्म में लंबा 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 पॉलीमर सब दोस्त एक साथ होने लग जाएंगे, क्योंकि सारे बीटा चेन में ये दिक्कत हुई होगी। तो सारे बीटा चेन्स जो होंगे वो एक साथ ऊपर तैर रहे होंगे और सब आपस में जुड़ के एक लंबा 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 क्या बना देंगे? पॉलीमर्स बना देंगे। और जैसे ही पॉलीमर बनेगा ना बच्चों, तो आपका आरबीसी जो होगा वो अपने आप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होना चालू हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, द surface hydrophobicity
फोबिसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेज है ना, नॉट सॉल्यूबल या लेस सॉल्यूबल इन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, सो फॉर्म्स लॉन्ग पॉलीमर। सब जुड़ जुड़ के क्या बनाने लग जाता है, लॉन्ग पॉलीमर। जितने भी इनसॉल्युबल बीटा चेन होते हैं वो सारे के सारे जुड़ जुड़ के क्या बनाने लग जाते हैं, लॉन्ग पॉलीमर। और इस लॉन्ग पॉलीमर की वजह से खेल देखिए अब क्या बिगड़ने जा रहा है। तो खेल ये हो जाएगा कि आरबीसी का शेप यूजुअली ऐसा होता है, जो आरबीसी होता है उसका शेप जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, क्योंकि इसमें सब जगह पे बीटा चेन्स जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं, सॉल्युबलाइज्ड होते हैं। लेकिन अब बीटा चेन क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। जैसे एक बीटा चेन, दूसरा बीटा चेन, तीसरा बीटा चेन, चौथा बीटा चेन, पांचवा बीटा चेन, इस तरीके से और बीटा चेन 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 और बीटा चेन, इस तरीके से। और आप ले सकते हैं तो और बीटा चेन। ये सब क्या हो गया, आपस में पॉलीमर बना लिया है। अब जब पॉलीमर बना लिया है तो किसी एक तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और जब एक तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो आरबीसी का शेप जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। जो आरबीसी का शेप हो जाएगा वो कुछ इस तरह का आपको दिखने वाला है ना, इस तरह का हो जाएगा। तो बताइए ये कैसा था, राउंड था, बाइकॉनकेव था, और ये कैसा हो गया, सिक्कल शेप्ड आरबीसी हो गया। तो यहाँ पे जो आरबीसी बन के तैयार हो चुका है वो कैसा आरबीसी है, सिक्कल शेप्ड आरबीसी है। तो इसको आप बोलेंगे नॉर्मल आरबीसी, है ना, इसको आप बोलेंगे नॉर्मल आरबीसी, और इसको आप क्या बोलने वाले हैं, सिक्कल शेप्ड आरबीसी। तो अब खेल ये है कि ये आरबीसी हम लोगों के लिए, स्प्लीन के लिए इमैच्योर माना जाएगा। और वैसे भी ये कहानी है कि जो बीटा चेन डिस्टॉर्ट हो जाता है उसमें जो पॉलीमर बना लेता है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, और ऑक्सीजन ना कैरी कर पाने की वजह से इसका कोई काम ही नहीं रह पाया। तो इसको स्प्लिन पकड़ के क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे ही स्प्लिन इसको डिस्ट्रॉय करता है फिर उसके बाद बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जैसे मैंने बताया है वो बन के अपना खत्म। लेकिन कुल मिला के हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आरबीसी की भी कमी होती है। तो हम लोग को सब पूछा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि आरबीसी का दिक्कत है। लेकिन आपको समझ में आ चुका होगा कि ये डायरेक्ट आरबीसी का दिक्कत नहीं है, ये एक्चुअली में हीमोग्लोबिन में गड़बड़ियां होने की वजह से आरबीसी का शेप क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। क्लियर है, तो ये समझ में आ चुका होगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो देखिए हम लोगों के पास क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, तो जीन भी पेयर में होते हैं। अब जरूरी नहीं ना है कि दोनों जीन में दिक्कत हुआ होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वन जीन में दिक्कत होगा लेकिन वन जीन में दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत को म्यूटेशन कहो। तो दोनों जीन में तो गारंटी नहीं है कि म्यूटेशन हुआ होगा। वन जीन में म्यूटेशन हो सकता है या दोनों जीन में म्यूटेशन हो सकता है। तो अब देखिए अगर वन जीन में म्यूटेशन होगा तो केस क्या होगा, और अगर दोनों जीन में म्यूटेशन हुआ तो केस क्या होगा। क्लियर है, वन जीन में म्यूटेशन हुआ तो केस क्या होगा और दोनों में हुआ तो केस क्या होगा। ऐसे अगर नॉर्मल आदमी है जिसको कोई सिक्कल वाला प्रॉब्लम नहीं है तो उसके जीन को लिखने का तरीका ऐसे लिखा जाएगा, ये वन जीन और ये दूसरा जीन, मतलब ये जीन के दो फॉर्म है, इसको एलील्स कहा जाता है। जीन के वो फॉर्म जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो ये एलील है, और ये दोनों एलील जो है वो एक ही जैसा है, ये नॉर्मल होने को रिजेंबल करता है। मतलब ऐसा अगर लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइएगा किसी भी प्रकार का कोई म्यूटेशन नहीं है। तो ये कोड किसको करेगा, ये कोड करेगा नॉर्मल आरबीसी को, कोड्स फॉर नॉर्मल बीटा चेन, नो सिकल शेप्ड आरबीसी कंडीशन। यहां पे कोई भी सिक्कल शेप्ड आरबीसी का कंडीशन नहीं होगा। लेकिन अगर एक एलील पे म्यूटेशन हो गया लेकिन एक एलील पे म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो
तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं HBA HBS, HBA HBS। ठीक है, अब यहां पे मुद्दा ये है कि यहां स्मॉल s लिखने का मतलब ये है कि ये रिसेसिव कंडीशन होता है। अब रिसेसिव और डोमिनेंट पता कैसे चलता है? अगर ये डोमिनेंट होता ना तो ये अपना एक्सप्रेशन दिखाता, और ये अकेला भी रहता ना, दोनों पे जरूरी नहीं था, सिर्फ अकेला भी रहता तो भी ये पूरे के पूरे आरबीसी को सिक्कल सेल कर सकता होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मात्र 1 से 2% आरबीसी जो होते हैं डिस्टॉर्ट होते हैं। मतलब ये एक्सप्रेस तो हो रहा है लेकिन बहुत न के बराबर। तो वो एलील जो किसी दूसरे एलील के प्रेजेंस में अपने आप को पूर्ण तरीके से, कंप्लीट तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसको हम लोग रिसेसिव कहते हैं। तो ये रिसेसिव है, तो ये कौन हो गया? डोमिनेंट हो गया। तो बताइए सिकल सेल अनेमिया कैसा बीमारी है? रिसेसिव कंडीशन है कि डोमिनेंट कंडीशन है? तो रिसेसिव कंडीशन है। ऑटोजोम का रिलेटेड प्रॉब्लम है कि सेक्स क्रोमोसोम का रिलेटेड प्रॉब्लम है? तो ऑटोजोम का रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें बताइए ये अफेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये पूर्ण तरीके से अफेक्टेड नहीं हुआ, मात्र 1 से 2% ही बन पाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट फॉर सिकल सेल अनेमिया। लेकिन क्या ये बीमारी होगी? नहीं होगी। तो इसको सिकल सेल अनेमिया मत कहना। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिकल सेल ट्रेट। मतलब एक ऐसा कंडीशन जो बच्चों को सिकल सेल अनेमिया करवा सकता है लेकिन खुद को सिकल सेल अनेमिया नहीं हुआ होगा, है ना। और ये बिल्कुल सरवाइव करेंगे। हाँ, कहीं कहीं पे इनको दिक्कतें होंगी क्योंकि ये एक श्राप है, और कहावत है कि अगर कर्म और इरादे अच्छे हों तो श्राप भी वरदान बन जाता है। उसी प्रकार से ये श्राप जरूर है, दिक्कतें कॉज जरूर करता है, लेकिन अगर नेचर का इरादा पक्का है, नेचर, प्रकृति, क्रिएटर, जो हमारा क्रिएटर है, अगर उसका इरादा पक्का है तो ये श्राप भी कुछ जगहों पे वरदान साबित होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं बच्चों, वरदान साबित होता है। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका एक मलेरिया एंडेमिक रीजन है। वहां बहुत सारे लोगों को मलेरिया होता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। आप अगर सोच रहे हो मच्छर की वजह से होता है, मच्छर यानी कि मॉस्क्यूटो, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, वो सिर्फ कैरियर होती है, वेक्टर होती है, ढोने वाली होती है प्लाज्मोडियम को। लेकिन मलेरिया होता किस चीज से है? प्लाज्मोडियम से। और आपको जान के ये खुशी होगी कि प्लाज्मोडियम इस प्रकार के आरबीसी में ग्रो नहीं कर पाता है। अच्छा, इस प्रकार का मतलब ये आरबीसी थोड़ी है, तो जीन का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जिस लोगों के पास ऐसा जीन का रिप्रेजेंटेशन होगा उसके 1 या 2% आरबीसी, 1 से 2% आरबीसी जो होते हैं आर सिक्कल सेप्ड। वो कैसे होंगे? सिक्कल सेप्ड होते हैं, और सिक्कल सेप्ड होने की वजह से प्रिवेंट्स फ्रॉम ग्रोथ ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। सो ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रिवेंट्स फ्रॉम मलेरिया, प्रिवेंट्स फ्रॉम मलेरिया। तो बताइए ये मलेरिया होने से बचा लेगा कि नहीं बचा लेगा? तो बिल्कुल बचा लेगा। तो एक तो मलेरिया अगर हो रहा है तो डॉक्टर साहब बचाएंगे, लेकिन एक नेचर खुद बचा रहा होता है। अब डॉक्टर साहब तो तब बचा पाएंगे जब मरीज की संख्या कम होगी, दवाइयां अवेलेबल होंगी, तो डॉक्टर साहब बचा सकते हैं। लेकिन अब एक डॉक्टर पे 1000 मलेरिया के पेशेंट अगर आ जाएंगे तो डॉक्टर इज नॉट कोई गॉड तो है नहीं कि हजारों को एक बार में ट्रीट कर देंगे। तो कोशिश तो वो करेंगे लेकिन सबको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, और ऐसे केसेस में उन लोगों के पेशेंट्स के मरने का चांस क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे नेचर भी आपको क्या कर रहा है? बचा रहा है। लेकिन कहां बचा रहा है? तो अफ्रीका में ऐसी दिक्कतें ज्यादा होती हैं, तो अफ्रीका के नेचर ने कैसे लोगों को चुन रखा है? तो अफ्रीका के लोगों में ऐसे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन इंडिया वगैरह में आपको ऐसे लोग क्या होंगे? ज्यादा मिलेंगे। अब आपका मन कह रहा होगा कि अगर ऐसा हो जाए, HBS
तो ये बच्चों पूरा का पूरा आरबीसी इसमें क्या हो जाएगा, सिक्कल सेप्ड हो जाएगा। कितना, पूरा का पूरा आरबीसी जो हो जाएगा वो सिक्कल सेप्ड हो जाएगा। ऑल आरबीसी आर सिक्कल सेप्ड, और पूरा का पूरा हो जाएगा तो इसको सिक्कल सेल ट्रेट नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिक्कल सेल अनेमिया। और ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि जो सिक्कल सेल अनेमिया को कॉज करने वाला म्यूटेशन है वो लीथल होता है। और चूंकि ये रिसेसिव था, इसलिए जब ये अकेला था तो लीथलिटी नहीं शो कर पाया। लेकिन कोई रिसेसिव अगर वो लीथल है और अगर वो होमोजाइगस स्टेट में आ गया तो क्या शो करने लगता है, लीथलिटी शो करने लगता है। तो ये लीथलिटी शो करेगा और ये इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कहीं भी हो, ऐसे लोग सरवाइव नहीं करते हैं। तो नेचर में दो ही प्रकार के लोग सरवाइव करते हैं। मुद्दा ये है नेचर कहाँ का है। नेचर अगर इंडिया का है तो आपको मेजोरिटी लोग ये वाले मिलेंगे, और नेचर अगर अफ्रीका का है तो आपको मेजोरिटी लोग ये वाले मिलेंगे। और अफ्रीका में ये श्राप वरदान बन चुका है, क्योंकि अफ्रीका में ऐसे वाले जो लोग होते हैं उनको मलेरिया कम होने के चांसेस हैं एज कंपेयर टू ऐसे वाले लोगों से। और इन लोगों में बहुत सारे लोगों की मौत अफ्रीका में हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ मलेरिया। लेकिन ऐसे लोग अफ्रीका में सरवाइव करने का चांस इनका क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा ऑल अबाउट द टॉपिक सिक्कल सेल अनेमिया। ऐसा उम्मीद है मुझे कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत प्रेम से धीरे धीरे आपको समझाया है और लगभग हर चीज कवर करने का कोशिश किया है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर कोई टॉपिक इस जो अभी हमने बनाया है इसमें ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में उसको लिखिए, मैं वापस से उसको समझाकर अपलोड करूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।